जी, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछली क्लास के वीडियो क्लिप में समझा था कि मौर्य वंश के सभी राजाओं के बारे में। लगभग मौर्य वंश का स्टार्टिंग फेज हमने समझ लिया था। आज का जो विषय है मौर्य वंश का ही पार्ट 2 है। इसमें हम लोग समझेंगे कि मौर्य काल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विस्तार किस प्रकार रहा था, इसको जानने का पूरा प्रयास करेंगे। इस समय में राजनीतिक विस्तार जो है पूरे तरह से आप मौर्य के प्रशासन पर ही डिपेंड था। तो आप देखेंगे कि मौर्य के प्रशासन में जो राजा होता था, जो राजा जो है प्रशासन का प्रमुख होता था, यानी पूरे प्रशासन के शासन और प्रशासन के जो उसके शक्तियाँ थी, वो सभी शक्तियाँ राजा के अंदर निहित होती थी। आज के समय में भी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है अपने देश के, वो पूरे शक्तियों की जो है उसके अंदर निहित होता है। राष्ट्रपति जो है सेना प्रमुख भी होता है अभी के समय में, और उस समय भी सेना का प्रमुख जो होता था राजा होता था। ठीक इसी तरीके से न्यायिक प्रमुख भी है तो राजा ही होते थे। अभी के समय में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलिए तो अपने देश के राष्ट्रपति जो होते हैं न्याय का जो है प्रमुख होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो है वो राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय होता है। यदि किसी की फांसी की सजा होती है तो वो उस समय जो है उसको जो है माफ करने की जो है अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक उसी तरीके से राजा के पास जो है ना न्याय का सबसे अंतिम निर्णय था, न्यायिक प्रमुख कहा जाता था। इसी तरीके से सेना का भी प्रमुख आप देखेंगे कि अभी भी सेना का प्रमुख भारत में राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति के नीचे आपको देखने को मिलेगा रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्रालय के नीचे ही सभी सेनाएं हैं, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना आपको देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से उस समय भी सेना का जो प्रमुख होता था जो राजा होता था, और उसके नीचे सेनापति काम करता था, लेकिन सेनापति राजा के आदेश पर ही कोई भी कार्य कर सकता था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, प्रशासन चलाने वाले अधिकारी जो होते थे, उन्हें तीरथ कहा जाता था। तीरथ को ही महामात्र शब्द के नाम से भी इसको संबोधित किया गया है। तीरथ को ही महामात्र भी कहा गया है। इसका मतलब ये था कि तीरथ हर 5 वर्ष पर या महामात्र हर 5 वर्ष पर, यानी प्रत्येक क्षेत्रों में घूम घूम कर अपने धर्म की प्रचार प्रसार का भी कार्य देखते थे। धर्म के प्रशासन को भी देखने का कार्य जो है तीरथ ही करते थे। और यही आप देखेंगे कि तीरथ ही जो थे, जो गुप्तचर या खुफिया पुलिस का जो है हेड भी कहे जाते थे। यानी प्रशासन की सीधी बात कि शासन प्रशासन का जो हेड था वो मुख्य अधिकारी जो होते थे उन्हें तीरथ कहा गया। इसी में आप देखेंगे इसके बाद एक शब्द आता है अमात्य। अमात्य जो होते थे वह उस पूरे क्षेत्र का जो है ना शीर्षस्थ अधिकारी कहे जाते थे, सबसे हेड अधिकारी। जैसे आज के समय में आप देखेंगे कि सबसे प्रमुख अधिकारी IAS होते हैं, है ना, IAS होते हैं या IRS होते हैं। UPSC के अंतर्गत आता है, संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं वो हेड अधिकारी कहे जाते हैं, प्रमुख अधिकारी। उसी तरीके से शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में उस समय अमात्य कहा जाता था। अब आप देखेंगे कि इसी में आप इसके बाद के कुछ ऐसे अधिकारी जो थे, जो ऐसे अध्यक्ष थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो राजस्व का प्रधान होता था, जो बलि या भाग के हिस्से को इकट्ठा करता था, कलेक्ट करता था, रिवेन्यू ऑफिसर आज के समय जिसको कहते हैं, उस समय रिवेन्यू ऑफिसर को समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता किसे कहते थे? जो राजस्व अधिकारी होते थे, जो राजस्व इकट्ठा करते थे। यानी राजा की सभी शासन प्रशासन के संचालन में राजस्व एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। आज के समय में भी देखेंगे कि किसी भी देश के शासन प्रशासन या उसके अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख भूमिका जो होती है वो राजस्व का होता है। तो राजस्व अगर किसी देश का कलेक्शन सही ना हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था सीधी बात है कि वो डैमेज हो जाएगी और उसकी पूरी राजनीतिक विस्तार जो है समाप्ति की कगार पर पहुंच जाता है। तो उस समय जो है राजस्व के प्रधान को समाहर्ता कहा जाता था। जो राजकीय कोषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष जिसे अंग्रेजी में ट्रेजरी ऑफिसर कहेंगे, तो कोषाध्यक्ष जो कोष यानी कि राज्य के जितने फंड, जितने उसके पास कलेक्शन होते हैं, जो कोष होते हैं, वो कोष के अध्यक्ष जो होते थे उन्हें संविधाता कहा जाता था। यही निर्णय करते थे कि किस क्षेत्रों में कितना खर्च किया जाए। जैसे आज के समय में बजट प्रशासन, बजट शाखा आपको देखने को मिलेगा,
या कोष मिलता है, राज्य सरकार का कोष, केंद्र सरकार का कोष, और उस कोष से जो है ना तरह तरह के जो है आप देखेंगे कि खर्च किए जाते हैं। उसी प्रकार से जो कोष होते थे राज्य का, उसी कोष के अध्यक्ष को संविधाता कहा जाता था। जो यहाँ पर अब आगे देखेंगे कि जो राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष थे, यानी कृषि संबंधित जो अध्यक्ष होते थे, उन्हें सीताध्यक्ष कहा जाता है। इसे समझना बहुत आसान है। ऋग्वेद में सीता को भूमि कहा जाता था, और भूमि के अध्यक्ष यानी भूमि में कृषि करना और कृषि के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें सीताध्यक्ष कहा जाता था। इसी में आप देखेंगे वाणिज्य विभाग, जिसे कमर्शियल डिपार्टमेंट कहेंगे, तो वाणिज्य विभाग के जो अध्यक्ष होते थे जिन्हें पन्याध्यक्ष कहा जाता था। ये करते क्या थे, तो विशेष रूप से जो इंडस्ट्री, जो कारखाने होते थे, कारखानों का नियंत्रण करने का काम करते थे, तो ये इन्हें पन्याध्यक्ष कहा गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो महालेखाकार, जो आज के समय में CAG होता है, CGA होता है, तो ये महालेखाकार जो है उन्हें अक्षपटला अध्यक्ष कहा जाता था। अक्षपटला अध्यक्ष महालेखाकार को कहते थे। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि सेना का विभाग जो होता था, जो सेनापति के द्वारा संचालित किया जाता था, और सेना जो है आप देखेंगे कि 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें पैदल सेना। इसी में आप देखेंगे कि जो विदेशी लेखक है, विदेशी राइटर है, वो राइटर लिखते हैं, जैसे जस्टिन और प्लूटार्क लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख की सेना थी, और वह 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत अर्थात जम्मू द्वीप को वो रौंद डाला था। उसकी एक लाइन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस समय जो है मौर्य वंश में पैदल सेना प्रमुख थी। इसी तरीके से हाथी सेना, चूंकि अपने क्षेत्र में यानी मौर्य के जितने साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, उस साम्राज्य में हाथी ज्यादा मिला, तो हाथी की सेना भी देखने को मिला। घुड़सवारी सेना थी, रथ सेना थी। तो इस प्रकार की 4 सेनाओं में जो है सेना विभक्त थी। इसी में आप देखेंगे कि जो न्याय होता था, न्याय आपको सही न्याय जो है मौर्य वंश से ही देखने को मिलता है। इसके पूर्व में आपको न्याय का कोई ऐसा डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मौर्य वंश में न्याय 2 हिस्सों में बटा था, एक धर्मस्थीय और एक कंटक शोधन। आज भी आप देखेंगे कि न्याय हमारा 2 स्तर से बटा हुआ है, जिसमें एक को दीवानी अदालत और दूसरे को फौजदारी अदालत कहते हैं। दीवानी अदालत का मतलब हो गया कि वह न्याय देखा जाता था जिसमें जमीनी विवाद हो गया, या फिर किसी हिस्सों का विवाद हो गया, आपस का विवाद, साधारण विवाद जो होता है वह दीवानी अदालत के अंतर्गत समझा जाता था। और कंटक शोधन, जिसे फौजदारी अदालत कहते हैं, फौजदारी अदालत में आपको ये देखने को मिलेगा जिसमें जैसे किसी से लड़ाई हो गया और उसमें जो है किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर हाफ मर्डर हो जाता है, तो वो सब फौजदारी अदालत के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें न्याय जो है 2 हिस्सों में बटा था, लेकिन इन दोनों का जो प्रमुख होता था वह राजा ही होते थे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि इस समय जो है गुप्तचर जो है, यह भी गुप्तचरों का एक महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि जो आप भारत क्षेत्र में देखेंगे कि अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए जो राजतंत्र जो था, दूसरे क्षेत्र के राज्य को जीतने के लिए उसके डिटेल्स को समझना बहुत जरूरी था। उस समय गुप्तचर होते थे जिन्हें गूढ़ पुरुष भी कहा जाता है। अब गुप्तचर जो है 2 हिस्सों में काम करते थे, 2 भाग में। एक थे संस्था और दूसरा थे संचार। संस्था का मतलब जो एक जगह अस्थायी रहकर और खुफिया बातों को जानकारी राजा तक पहुंचाते थे, उन्हें संस्था कहा जाता था। और वही जो घूम घूम कर कहीं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और खुफिया जानकारियों को राजा के पास पहुंचाते थे, उन्हें संचार कहा गया। तो ये आप समझ रहे थे कि मौर्य वंश के प्रशासन कितने तरीके से बटा था। हालांकि मैंने बहुत सारे इसमें कम दिया है, इसमें बहुत सारे प्रशासन की बात जो है मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक में लिखी गई है। उसी में मैंने प्रमुख जो था, जो विशेष जो हमारे एग्जाम इम्पॉर्टेंट होता है, उन चीज़ों को मैंने नोटिफाई यहाँ पे किया है। अब इसी तरीके से देखेंगे आगे कि मौर्य वंश जो है लगभग 5 प्रांतों में बटा हुआ था, यानी प्रांत जिन्हें चक्र कहा जाता है। तो प्रांत का आप देखेंगे कि जैसे भारत क्षेत्र में लगभग पूरे क्षेत्रों में जो है मौर्य का जो है, इधर मैं एक मैप से इंडिकेट करने की कोशिश करूं तो इधर नीचे का हिस्सा जो है विशेष रूप से कर्नाटक के नीचे के हिस्सा जो है अभी भी मौर्य वंश के अंतर्गत नहीं था।
और इधर बाद में आप देखेंगे कि कलिंग को अशोक जीत लेता है तो कलिंग भी आ जाता है और सौराष्ट्र वगैरह सब क्षेत्र आ जाता है। इधर बाहर का भी हिस्सा जो है कुछ हिस्सा भारत के अंतर्गत आ जाता है और उन्हें सभी हिस्सों को मिलाकर और मौर्य वंश के समय में 5 जगह को 5 प्रांतों को जो है ना छोटी छोटी मिनी राजधानी के रूप में इसको जो है इसको डिवाइड किया गया था, हिस्सों में बांटा गया था जिससे प्रशासन चलाना आसान हो जाए। तो आप देखेंगे कि उत्तरापंथ यानी कि सबसे उत्तर क्षेत्र की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला और तक्षशिला में जो है मौर्य वंश के जितने भी वंश के ये होते थे राजकुमार होते थे या कुमार होते थे, इन्हीं कुमार को उस क्षेत्र से आय को अर्जित करने के लिए वहां पर बिठाया जाता था। तो ये उत्तरापंथ की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। इसी तरीके से दक्षिणापंथ यानी सबसे दक्षिण क्षेत्र की जो राजधानी थी वह थी आप देखेंगे स्वर्णगिरी और स्वर्णगिरी वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है और यहीं पर आप देखेंगे कि इस समय भी यहाँ पर राजा का जो है जो वंश होते थे वो वंश यहाँ पर बिठाए जाते थे। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रासी जो पूर्वी क्षेत्र का सबसे पूर्व क्षेत्र का जो है राजधानी था जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है और वर्तमान में पटना है और यहीं पर जो है राजा रहता था और राजा के जो वंश थे यानी राजा के जो लड़के थे जिन्हें कुमार या राजकुमार कहे जाते हैं या जिन्हें वो अपना मानते थे समझते थे उनको जो है इन पंथों पर वहाँ पर बिठाकर राजस्व का एकत्र करने का काम देता था। इसी में आप देखेंगे कि अवंती जो है उज्जैनी में आप देखेंगे जब अशोक राजा बना था तो अशोक राजा बनने से पहले इसी क्षेत्र का अवंती का ही राज्यपाल था अर्थात प्रांतपति था। तो उज्जैनी जो है इसकी राजधानी थी, वर्तमान में इसे उज्जैन कहते हैं। यही आप देखेंगे कि कलिंग जो भारत के इस क्षेत्र में नीचे के उड़ीसा के क्षेत्र में है, कलिंग को जो है अशोक ने विजिट कर लिया और वहां पर भी एक राजधानी बनाया जिसकी राजधानी क्या थी तोसली। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि मौर्य वंश में प्राची अर्थात पूर्वी प्रांत का राजधानी कहाँ थी, तो आप बता सकते हैं पाटलिपुत्र। दक्षिणापंथ की राजधानी कहाँ थी, तो बता सकते हैं स्वर्णगिरी। इस तरीके से आप देखेंगे कि कलिंग जो आप इधर के क्षेत्र हो जाएंगे यानी लगभग इधर पूर्व और दक्षिण क्षेत्र का जो हिस्सा कलिंग था, कलिंग की राजधानी जो थी तोसली थी। तो इससे संबंधित एक दो पॉइंट्स कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो इनको आप नोट डाउन करके आप इसे समझ सकते हैं। उस समय जो है जब शासन चलते थे तो जो समाज बटे थे लगभग इस तरीके से बटे थे जैसे आज के समय में हम लोग समाज को देखते हैं कि देश है, देश के बाद राज्य होते हैं, राज्य के बाद जिला होता है, जिला के बाद ब्लॉक होता है और ब्लॉक के बाद ग्राम होता है। ठीक उसी तरीके से उस समय भी जो था वह एक था महाजनपद और महाजनपद के बाद आप देखेंगे उस समय जनपद और उसके नीचे जो होते थे वह थे आपके जिसे विषय कहा जाता था और विषय के बाद जो होते थे गांव होते थे। तो विषय जिनके प्रमुख जो होते थे उन्हें विषय पति कहते थे या प्रादेशिक कहते थे। विषय जो है 10 गांवों के समूह को मिलाकर एक विषय बनाया जाता था और उसके जो प्रमुख होते थे उन्हें गोप कहा जाता था। तो 10 गांवों के समूह जैसे आज भी देखेंगे कि गांव को कुछ गांवों को मिलाकर पंचायत और अधिक गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक का निर्माण किया जाता है, उसी तरीके से 10 गांवों के समूह को गोप कहा गया। इधर आप देखेंगे कि जो गांव का मुखिया होता था जिसे ग्रामीण कहलाता था, गांव का जो मुखिया होता था उन्हें ग्रामीण कहते थे। जैसे आज के समय में ग्राम के मुखिया को मुखिया कहते हैं, वैसे उस समय के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। इधर आप देखेंगे कि ये तो रहा आपके सबसे निम्न प्रशासन की बात। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो नगर प्रशासन में आते हैं। नगर प्रशासन में मेगास्थनीज कहता है कि नगर प्रशासन जैसे आप देखेंगे कि यह द्वितीय नगरीकृत एक वंश आता है मौर्य वंश। सबसे पहले जो था इधर आप सिंधु घाटी सभ्यता में आपके ने पहली नगरीकृत व्यवस्था देखी थी और यह आपका अभी उभरता हुआ नया नगरीकृत व्यवस्था जिसे मौर्य वंश की नगरीकृत व्यवस्था कहेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे राजधानी बनाई गई थी जैसे उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, प्राची, अवंती, कलिंग और जो राजधानियां बनाई गई थी वो विशेष रूप से एक प्रमुख नगर में ही बसाया गया था। तो नगरों के शासन प्रशासन को चलाने के लिए नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार बताया जाता है कि उसमें 6 समितियां थी जो 5-5 सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था। आज भी आप देखेंगे कि नगरों में समिति होता है और समिति का अध्यक्ष जो होता है जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे आप देखेंगे कि
ये होता है ब्लॉक का मुखिया होता है, उसी तरीके से ग्राम का नगर का जो मुखिया होता है, मेयर वगैरह होते हैं, तो उनसे जो है चलाया जाता है नगरों को। इस समय मेगास्थनीज बताता है कि किसी भी नगर का संचालन जो है 6 समितियों के द्वारा किया जाता था, जिनमें प्रत्येक सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 5 सदस्य थी। टोटल अगर सदस्यों की गिनती करें तो 30 सदस्यों के द्वारा एक नगर को संचालन किया जाता था। तो ये मेगास्थनीज के आधार पर बताया गया। अब आप देखेंगे कि मौर्य का जो समाज था वो कितने खंडों में बटा था। मौर्य का समाज जो था कौटिल्य के हिसाब से बताया जाता था कि इस समय जो है 4 प्रकार के वर्ग थे, जिसमें वर्ग क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही वर्ग आपको ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि मेगास्थनीज कहता है, चूंकि मेगास्थनीज एक विदेशी राइटर है और विदेशी विद्वान है, वो भारत में आकर रहता है राजदूत के रूप में, और इसके अनुसार बताया जाता है कि इसमें जो समाज थे वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। खैर इसको उतनी जानकारी तो थी नहीं। आज भी देखेंगे अपने हम लोग इतने जीवन काल में निकल गए, फिर भी हम लोग पूरी जातियों को अब तक नहीं समझ में आ पाए। आप भी देखिएगा कि हर दिन आप कभी न कभी देखिएगा कि नई जातियाँ जो है आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन काल में, टाइम टू टाइम, क्योंकि इतने वर्ग बढ़ चुके हैं। उस समय भी इसको उतनी जानकारी नहीं थी। इसने बताया कि मेगास्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक में लिखा गया कि इस समय जो समाज थी वो 7 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें पहला दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये 7 प्रकार के वर्गों को डिटेल्स में बताया कि दार्शनिक जो होते थे, जो विद्वान कहलाते थे, विशेष रूप से जो फिलोसफर होते हैं उनको एक अलग वर्ग में रखा। इसी तरीके से जो खेती करते थे उन्हें किसान कहा और इनको एक दूसरे वर्ग में रखा। अहिर जो ये होते थे, ग्वाले जो होते थे, जो पशु चारक होते थे, उन्हें अहिर कहा गया। इस तरीके से कारीगर, जो काम करने वाले कर्मकार थे, उन्हें कारीगर के रूप में, और सेना को जो है यहाँ पर बताया कि सेना भी एक अलग वर्ग के रूप में कार्य करती थी। तो मौर्य वंश में भी 2 तरह का सेना थी, एक अस्थाई सेना थी और दूसरे अस्थाई सेना थी। अस्थाई सेना का मतलब होता है कि यदि कोई सेना हो गया तो उनके वंश भी जो है ना उसी सेना का ही काम करते हैं। अभी के समय में आप देखिएगा कि एक फिल्म है बाहुबली, उसमें एक कटप्पा सेना का रोल अपनाता है और कटप्पा के पूर्वज भी जो थे उस फिल्म में सेना के रूप में रहते थे और वो कहते थे कि हमारे पूर्वज भी आपका नमक खाया हुआ है। तो वही चीज़ आप इस समय भी देखेंगे कि सेना 2 हिस्सों में बटा था। एक जो होते थे अस्थाई होते थे, जो अपने वंश के हिसाब से जो है सेना का रोल अपनाते थे, और दूसरे थे जो थे टाइम टू टाइम जो है नए आते गए। तो ये 2 तरह की सेना की बात करता है। मेगास्थनीज कहता है कि सेना भी एक अलग वर्ग के रूप में चल रही थी। निरीक्षक जो होते थे उनको एक अलग वर्ग में रखा। सभासद जो होते थे, जो सभा का संचालन करते थे, वो एक अलग वर्ग में रखा। तो टोटल 7 प्रकार के वर्गों में इसने समाज को विभाजित किया था, जबकि कौटिल्य कहते हैं कि समाज जो है सिर्फ 4 वर्गों में ही बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। अब इसी के अनुसार आप देखेंगे कि यहाँ पर मौर्य वंश में अलग अलग राइटरों में मतैकता नहीं है, मत की एकता नहीं है। इस समय कौटिल्य कहते हैं कि दास प्रथा थी, जबकि मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा नहीं थी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि जब आप ये पढ़ेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो है लोगों को खरीदा जाता था, खरीद बिक्री का काम होता था, लेकिन शोषण उस तरीके से नहीं होता था जैसे कि यूनान क्षेत्र में होता था। मेगास्थनीज यूनानी दास के आधार पर बताया है कि यहाँ पर यूनानी टाइप के जो दास होते थे, जो विदेशी दास होते थे, उस प्रकार के दास भारत में देखने को नहीं मिला है। इसलिए इसने कहा कि भारत में जो है दास प्रथा नहीं थी। इस समय स्त्रियों की स्थिति लगभग ठीक हुई थी, लेकिन उतनी ठीक नहीं थी जितना कि ऋग्वैदिक काल में और सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था। यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, अगर ठीक यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्त्रियों की स्थिति जो है ठीक है, जो मेगास्थनीज के द्वारा बताया जाता है। अगर ठीक होती तो आप देखेंगे कि वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता है, और इसी के समय में आप देखेंगे कि स्त्रियों को जो है पर्दा प्रथा का अपनाना पड़ता था और स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर होना शुरू हो गई थी। तो स्त्रियों की स्थिति कुछ हद तक उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि आप पहले देखे होंगे।
अब इसके बाद हम समझेंगे ये रहा सामाजिक विस्तार के रूप में। मौर्य वंश के रूप में मौर्य काल के समय में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, इस समय का इकोनॉमिक्स जो बेस होता था वह था कृषि और खेती से ही राजस्व का कलेक्शन करके और इस समय जो है शासन प्रशासन को चलाया जाता था। तो कृषि जो था उस समय राजस्व का जो भाग होता था यानी 1/6 से 1/4 हिस्से तक दिया जाता था। लगभग 1/6 या 1/4 जो है राजस्व कलेक्शन होता था। उदाहरण स्वरूप यदि 1 कट्ठा अगर कोई खेत है या 1 बीघा खेत है, 20 कट्ठे में जो है उसे 5 कट्ठे का हिस्सा जो है उसे देना होता था राजस्व के रूप में, या फिर उसका 1/4 1/6 जो हो जाए उसको जो है राजस्व के रूप में उसे कर के रूप में देना होता था जो है राजा को, उसके शासन प्रशासन को चलाने के लिए है। तो जैसे कि आज के समय में टैक्स कलेक्शन होता है, उस समय इसी को टैक्स कहा जाता था, राजस्व को ही। और इस समय जो है आप देखेंगे कि आंतरिक और बाह्य व्यापार शुरू हो गए थे। चूंकि लोहा की खोज जो 600 ईस्वी पूर्व में हुई थी, उस समय इसके बाद से हम लोग के पास जो है ना कृषि एक व्यापक रूप में जो है उभरा और कृषि जो है अधिशेष कृषि होना शुरू हो गया। और जब अधिशेष कृषि होगा तो सीधी बात है कि उस कृषि के अनाज के उपज को आप अपने देश में व्यापार करेंगे और साथ ही दूसरे देशों में भी व्यापार का प्रमुख बिंदु रखेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ होता है कि आंतरिक और बाह्य व्यापार भी देखने को मिलता है। इस समय का जो प्रमुख उद्योग था, जो प्रमुख इंडस्ट्री जो था वह था वस्त्र उद्योग। इसी के समय में आपको देखने को मिलेगा कि मथुरा का वस्त्र जो है एक बहुत अच्छा वस्त्र माना गया। इस तरीके से कई एक जगहों का वस्त्र जो है आप देखेंगे कि वस्त्र का जो है निर्माण और इसका वस्त्र का जो है ज़्यादा डिमांड विदेशों में होता था। तो इसलिए भी प्रमुख उद्योग के रूप में वस्त्र जो है एक बेस्ट इंडस्ट्री के रूप में उस समय उभरा हुआ था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग इसी के समय में शुरू होता है। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग, करेंसी का प्रयोग जो होता है ना, मौर्य के समय में ही शुरू होता है, देखने को मिलता है, जिसमें सोने के सिक्के वगैरह चलाने का प्रमाण मिलता है, तांबे का सिक्का चलाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखने को मिलेगा मौर्य के समय में। टैक्स चोरी करने वाले को जो है ना सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। उस समय जो टैक्स का चोरी करता था, जो टैक्स नहीं देता था, उसे डायरेक्टली मृत्यु दंड दे दिया जाता था मौर्य के समय में। इसलिए टैक्स की चोरी होना कोई मतलब स्वाभाविक नहीं थी। वहाँ पे टैक्स होता, चोरी होता ही नहीं था। जब टैक्स चोरी नहीं होगा, टैक्स का कलेक्शन सही होगा, तो सीधी बात है कि वह कार्यकाल जो है ना एक बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि उस समय का प्रमुख बंदरगाह जहाँ से व्यापार जो है ज़्यादा मात्रा में होती थी, तो प्रमुख बंदरगाह के रूप में भरौच था, जो आज भी स्थित है। कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, और ऑप्शन आपकी 4 दे देंगे, तो सबसे पुराना बंदरगाह जिसे भरौच बंदरगाह कहा गया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिला कि जिसमें हमने शासन में ये देखा, प्रशासन देखा, उसके बाद हमने देखा था कि मौर्य वंश के समाज की स्थितियाँ क्या थी या उस समय के अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ क्या थी। तो इस टॉपिक को थोड़ा बहुत आपको समझना इम्पोर्टेंट था, जिससे कि आप ज़रूरत पड़े तो मेंस वगैरह में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक और वीडियो हमारा आएगा मौर्य की कला से संबंधित, जो लगभग मेंस के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका मौर्य का पूरा डिटेल्स जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू।